टॉपिक्स से कंबाइन करके इसको आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लें वेव्स समिट की। वेव समिट 2025 स्टार्ट हुआ है मुंबई में 1 मई को, और जो वेव्स है इसका मतलब है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट। मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में ऑर्गेनाइज हो रहा है, और इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ, और इसमें कई सारी बातें अभी चल रही है, समिट निकल के आए। जैसे उन्होंने एक टर्म लिया ऑरेंज इकोनॉमी का, तो उसमें उन्होंने कहा है कि ऑरेंज इकोनॉमी क्या है। इसका मतलब होता है कि इट इज़ नोन एज अ क्रिएटिव इकोनॉमी, रेफर्स टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मतलब क्रिएटिव इकोनॉमी जैसे कि जब मूवियों का निर्माण होता है और आपके बाकी चीज़ें भी बनती हैं, तो जिसमें कि क्रिएटिविटी है, उसमें कल्चर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं वो उनकी भी बात होती है, और इसके थ्रू जो है वो जॉब्स और वेल्थ क्रिएट होता है। मतलब एंटरटेनमेंट सेक्टर में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, मूवीज़ बनाते हैं, विजुअल इफेक्ट्स देते हैं, बाकी म्यूज़िक इंडस्ट्री है, आजकल सोशल मीडिया है जैसे यूट्यूब है, तो इन सब के थ्रू जो इकॉनमी ग्रो कर रही है वो ऑरेंज इकॉनमी है। और सोशल मीडिया के थ्रू आजकल जॉब्स क्रिएट हो रही हैं उसके थ्रू भी। तो ये समिट है कि इसमें इंटरटेनमेंट से जुड़े हुए जितनी भी चीज़ें हैं उनका डिस्कशन हो रहा है, और उसमें तमाम बड़े बड़े फिल्मी हस्तियां और पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर इसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो विदेशी हैं, जो फॉरेनर्स हैं, जो फॉरेन के कंज्यूमर्स हैं, वो भी इंडियन जो इंटरटेनमेंट है, जैसे इंडिया की जो मूवीज़ बनती हैं विद सब टाइटल्स अदर कंट्रीज़ में जाती हैं, वहाँ के लोग देखना पसंद करते हैं। जैसे लगान मूवी आई थी तो वो चाइना में बहुत ज़्यादा चली थी। इसी तरह और भी जो यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ के द्वारा जो मूवीज़ बनती हैं, साउथ इंडियन मूवीज़ हैं जैसे बाहुबली, तो इनका काफ़ी एक कह लीजिए कि मार्केट है इंटरनेशनल मार्केट में। तो अब इस क्षेत्र में हमें काम करना है कि इसको हम और बेहतर बना सकें, वर्ल्ड लेवल का बना सकें, ताकि हमारी इकॉनमी प्रॉपर और ग्रो कर सके। फिर एक जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी वो है विज़िंगम इंटरनेशनल सी पोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ केरला में। ये भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है, और ये 8,800 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट था, और इसे अदानी पोर्ट और सेस स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने पीपीपी मॉडल केरला की गवर्नमेंट के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तौर पे इसको डेवलप किया है, और ये काफ़ी स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और इस पोर्ट के अब चालू हो जाने की वजह से जो इंडिया का जो डिपेंडेंस था बाकी अदर इंटरनेशनल पोर्ट्स पे, बाकी अदर कंट्रीज पे, वो कम हो जाएगा। पहले क्या होता था, हमारा जो भी ट्रांसशिपमेंट होता था, जो भी हमारे कार्गो होता था, सामान होता था, उसका जो करीब 75% वो हमें इंटरनेशनल पोर्ट्स के थ्रू भेजना पड़ता था, जिसकी वजह से हमें करीब 200 मिलियन से भी ज़्यादा डॉलर्स का नुकसान होता था। तो अब चूंकि ये हमारे नेशन में डेवलप हो गया है, तो ये हमारे लिए काफ़ी एक अचीवमेंट है। ये इंडिया का फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट हब बना है, और ये फुल फ्लेज्ड डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। इसकी जो विशेषता ये है कि ये मतलब 20 मीटर तक इसकी जो गहराई है वो नेचुरल डेप्थ है इसकी, और इसके अलावा अभी जो कंट्री है उसमें टोटल 13 पोर्ट्स हैं मेजर, और 270 नॉन मेजर पोर्ट्स हैं, और इसमें जो है वो प्राइवेट और पब्लिक दोनों पोर्ट्स हैं। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है। और इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो ऐसा ही इसी तरह का डीप वाटर पोर्ट जो है वो आपका महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट में भी बन रहा है, वाधवान भी। तो आगे हमें अपने पोर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा
बेहतर बनाना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप बनाना होगा, ताकि हमारी इंटरनेशनल डिपेंडेंसीज ख़त्म हो जाएं और हम एक हब के तौर पे बन सके कि हमारे यहाँ से फिर कंट्रीज़ जो हैं वो अपना प्रोडक्ट्स भेज सकें। फिर अगर हम बात कर लें एक गंगा एक्सप्रेसवे से रिलेटेड भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी चल रही है कि गंगा एक्सप्रेसवे पे जो आर्मी है उसने अपना मेजर फ्लाई पास्ट किया है। मतलब वहाँ पे कई सारे जो आर्मी के जैसे राफेल है, बहुत सारे एयरक्राफ्ट जो है वो उनको रन कराया गया। अभी ये प्रोग्रेस में है, बन रहा है और नवंबर तक ये पूरी तरह से ओपन हो जाएगा। और ये मेरठ से इलाहाबाद तक के रूट पे बन रहा है, प्रयागराज। और यहाँ पे ये खासियत ये है कि ये जो एक्सप्रेसवे है पहले आपका बना था लखनऊ आगरा, और जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है वहाँ पे भी इस तरह की सुविधा थी कि आप जो हमारे फाइटर जेट्स हैं वो उतर सकते हैं। तो अब इसके अलावा इस पे ये बन रहा है। तो पहले क्या होता था कि जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो सिर्फ दिन में ही लैंडिंग कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया गया है कि दिन के अलावा रात में भी जो हमारे एयरक्राफ्ट्स हैं जो एयरफोर्स के वो लैंडिंग कर सकेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान के साथ पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद से जो सिचुएशन है वो टेंस बनी हुई है। तो इसी उसमें जो है वो जो एयरफोर्स है उसने अपना यहाँ पे रूटीन एक्सरसाइज किया है। और तो ये पहला एक्सप्रेसवे है जिसके पास ये फैसिलिटी है कि वो डे एंड नाइट लैंडिंग्स दोनों की। फिर अगर हम बात कर लें यूपी में, तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी बन रहा है। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ये चारों यूपी के इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेसवेज हैं। फिर इसके अलावा अमरावती प्रोजेक्ट का भी रीलॉन्च किया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा। जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का बाइफर्केशन हुआ, तो जो आंध्र प्रदेश है उस समय पे चंद्रबाबू नायडू की सरकार थी, तो उन्होंने अमरावती को डेवलप करने के लिए एज ए कैपिटल, एक फ्यूचरिस्टिक कैपिटल बनाने का सोचा कि ये वहाँ पे कैपिटल के तौर पे बनेगा। हैदराबाद तेलंगाना का कैपिटल रहेगा। और ये फिर बाद में दूसरी गवर्नमेंट आए तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को रोक दिया था। तो अब फर्दर चूँकि 24 में इलेक्शंस हुए थे, तो आंध्र प्रदेश में टीडीपी की सरकार बनी है, तो ये उनका ड्रीम एक प्रोजेक्ट है। वहाँ के सीएम जो चंद्रबाबू नायडू हैं, तो वहाँ पे इसीलिए फिर से रीलॉन्च किया गया है। और ये जो है वो प्रोजेक्ट करीब 58,000 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। और इसके थ्रू जो अमरावती है उसको एक री इमेजिन किया गया है कि हमारी बहुत ही आगे चल के एक सुपर कैपिटल के तौर पे उभर के आएगी, बन के आएगी। फिर अगर हम बात कर लें पंजाब और हरियाणा की, तो यहाँ पे विवाद चल रहा है पानी को लेकर। पंजाब हरियाणा ने एक्चुअली कहा कि हमें पंजाब के द्वारा पानी नहीं दिया जा रहा है, और पंजाब ने भी फिर अपना कहा कि नहीं, ये ऑलरेडी अपना ले चुके हैं। तो ये थोड़ा इशू समझ लेते हैं कि क्या है। अभी जो फिलहाल सरकार ने, जो केंद्र की सरकार है, उसने पंजाब को एडवाइस दिया है, तो उसमें भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड होता है, उसने बोला है कि आप हरियाणा को 8 दिन के लिए 4500 क्यूसेक्स वाटर जो है वो रिलीज करिए दीजिए। पंजाब कह रहा है कि हरियाणा ने जो अपना उनका होता है पानी का, वो पहले ही ले लिया है। और चूंकि इस बार जो है वो बर्फ कम पड़ी थी, पानी कम था, तो वहाँ पे ये पूरी समस्या चल रही है। दोनों ही स्टेट्स अपना अलग अलग क्लेम कर रहे हैं। तो ये जो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है, एक्चुअली भाखड़ा नांगल जो डैम है हमारा, बहुत ही 1910 में से बना है, पुराना है बहुत। और उसके फिर फर्दर डेवलपमेंट हुए, और भी वहाँ पे डैम्स बने नदियों पे, जैसे कि आपका रावी नगर पे रंजीत सागर डैम बना, ब्यास नगर पे पोंग डैम बना, और पोंग डोह डैम भी बना, और हिमाचल में पोंग डैम है।
तो ये सारे डैम्स बने हैं जो ऊपर की जो रिवर्स हैं, रावी, सतलज, ब्यास, इनके पानी को वो कंट्रोल करने के लिए वहाँ डैम्स बनाने के लिए, और फिर उन्हीं पानी को रिलीज़ किया जाता है दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, इन सबको एक पर्टिकुलर अमाउंट का पानी मिलता है ताकि उनकी जो इरिगेशन नीड्स हैं वो उनको फुलफिल कर सके। तो उसको लेके यहाँ पे विवाद अभी ये शुरू हुआ है। तो उसी में जो मैनेजमेंट बोर्ड है ये देखता है कि भैया किस स्टेट को कितना पानी देना है, क्योंकि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान ये सब पहले जो है यूनिफाइड थे, फिर जब ऑर्गेनाइजेशन हुआ पंजाब का तब अलग अलग हो गए। तो पहले ये भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड के नाम से बना था 1966 में, और फिर इसको रीनेम कर दिया गया 1976 में। तो ये अभी हमारा इशू इनका चल रहा है। न्यूज़ की जीएसटी को लेके, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो होता है कलेक्शन इंडिया में, तो इसमें बात है कि इस साल जो है वो करीब 12.6% का इंक्रीज जो है वो हुआ है टैक्स कलेक्शंस में, और ये सबसे ज़्यादा ऑल टाइम हाई कलेक्शन हुआ है, करीब 2.37 लाख करोड़ रुपीस का। तो ये एक आर्टिकल निकला है कि ये शो करता है कि स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं कंट्री में। फिर एक जो रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, 1 मई से इनका अमलगमेशन किया गया, मतलब मर्ज कर दिया गया है। एक्चुअली पहले क्या था कि काफ़ी सारे रीजनल रूरल बैंक्स होते थे, फिर बाद में गवर्नमेंट का हुआ कि जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत, उसने नोटिफाई किया था कि जो 26 RRBs हैं उनको ऑन द प्रिंसिपल ऑफ 1 स्टेट 1 RRB, मतलब एक स्टेट में एक ही रीजनल रूरल बैंक रहेगा, तो उनको मर्ज कर दिया। और अब जो है जो नंबर है पहले 43 था, अब 28 रीजनल रूरल बैंक्स हो गए हैं। तो अभी तो पूछिए कि टोटल नंबर ऑफ RRBs कितनी है, तो वो 28 हो गए। 26 RRBs का डिफरेंट स्टेट्स की और यूटीज की, 11 स्टेट्स और यूटीज की जिनमें कि इनका मर्जर हुआ है, और अब 1 मई से ये लागू हो गया है। तो इसका जो अमलगमेशन है जिनको जोड़ा गया वो किसके थ्रू हुआ, अंडर सेक्शन 23A(1) ऑफ द RRB एक्ट 1976 के तहत ये हुआ है। तो ये पूछ सकता है कि जैसे किसके अंतर्गत आता है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, RRBs क्या हैं। अब 1 मई से इनका नंबर कितना हो गया, 11 स्टेट्स में मर्जर हुआ, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाते हैं और डिस्क्रिप्टिव भी पूछे जाते हैं। फिर अगर हम बात कर लें, एक न्यूज़ आई थी सातवाहन एरा के, सातवाहन जो पीरियड था उसके इंस्क्रिप्शंस मिले हैं तेलंगाना में। तेलंगाना के पिड्डापल्ली में गुंडाराम रिजर्व फॉरेस्ट है, तो वहां पे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। और ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो 1st सेंचुरी BC से लेके 6th सेंचुरी तक के इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। 2 इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, वो लिखावट है उसमें, और उसमें जो एक है वो आपका ब्राह्मी लिपि में है, और उसमें जो इसका ASI है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसमें साइंटिस्टों ने जो स्टडी किया है तो ये पाया है कि हरिपुत्रा लिनेज के जो कि चूटू डायनेस्टी के थे उनके टाइम का है ये, और इसमें बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए जो है वो केव्स भी मिली हैं, और ये जो है वो एक सातवाहन प्रिंस थे कुमार हर्प सीरी, उन्हीं के टाइम का ये है। जो दूसरा इंस्क्रिप्शन मिला है वो भी जो है वो उसमें क्या है, उसमें एक त्रिशूल बना हुआ है और डमरू बना हुआ है, तो मतलब ये बता रहे हैं कि हाँ ये रिलीजियस जो है वो इंस्क्रिप्शंस हैं, क्योंकि इनमें रिलीजियस सिंबल्स हैं। और ये जो है वो सिरी देवराना के टाइम के हैं। तो ये इंस्क्रिप्शन चूँकि जब नए नई चीज़ें खोजी जाती हैं तो वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सीधे सीधे ये हो सकता है कि रिसेंटली कहाँ कौन से रीजन से इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, तो तेलंगाना का ये गुंडा रावन रिजर्व फॉरेस्ट है।
फिर यूपी का दो न्यूज़ इसमें इम्पॉर्टेंट थी कि जो यूपी की जो एम्बुलेंस सर्विस होती है 108 डायल करिए तो एम्बुलेंस आ जाता है, और 1962 सर्विसेज ये वेटनरी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो इनको जो है वो अपने काम के लिए जो है वो नेशनल सेवियर अवार्ड दिया गया है। हैदराबाद में हुआ था ये, तो वहाँ पे यूपी की इन दोनों सर्विसेज को अवार्ड मिला है। यूपी ये बड़ी अच्छी विशेष सर्विस है जो कि करीब 19 जिलों में है, 19 डिस्ट्रिक्ट्स में काम करती है, और जो बीमार जानवर होते हैं उनको ये पूरा देखती है, उनको जो भी दिक्कतें परेशानी आती हैं तो उसमें काम करती है। फिर एक करीमाबाद का है, करीमाबाद विलेज है, यूपी का गांव है, तो उसमें बताया गया है कि या इस जो गांव है इसमें सबसे ज़्यादा ओपियम जो अफीम है उसका प्रोडक्शन यूपी में इस गांव से होता है। ओपियम जो होता है, जो अफीम होता है, उसको काला सोना भी कहा जाता है, कभी कभी पूछ देता है ब्लैक गोल्ड। फिर इसके अलावा अदर जो इंटरनेशनल न्यूज़ है उसमें है कि यूएसए और यूक्रेन के बीच में बहुत लंबे समय से बातचीत चल रही थी, तो एक डील हुई है फाइनलाइज, जिसके थ्रू उसका जो नाम है वो है यूनाइटेड स्टेट्स यूक्रेन री इन्वेस्टमेंट फंड, यूएस यूक्रेन री इन्वेस्टमेंट फंड। यूक्रेन जो है वहाँ पे मिनरल्स जो होते हैं, रेयर अर्थ मटेरियल्स मिनरल्स जो हैं वो काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, पहले यूएस ने यूक्रेन को काफ़ी सपोर्ट किया और मिलिट्री असिस्टेंट प्रोवाइड किया। तो फिर बीच में जब से ट्रम्प सरकार आई थी तो इनके रिश्ते में कुछ दिक्कतें आई थी, वहाँ से भी प्रेशर पड़ रहा था और काफ़ी सारी निगोशिएशंस हुए, बातचीत हुई, उसके बाद जो है इन्होंने फाइनली एक डील वो की है। यूएस यूक्रेन में जाके जो वहाँ के मिनरल्स हैं उनका खनन करेगा, एक्सट्रैक्शन करेगा, और उसी के लिए ये इन्वेस्टमेंट फंड को जो है वो बनाया गया है। और जो भी इससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसका जो 50% है वो इस फंड में जाएगा और फिर वो बाकी काम के लिए उसका यूज़ किया जाएगा। तो अब इस डील को बहुत से लोग पॉजिटिव उसमें भी ले रहे हैं कि जो यूक्रेन और यूएस का रिलेशन है कैसा है, क्योंकि अभी रशिया के साथ ट्रम्प के जो रिश्ते थे वो उन्होंने ऐसा शो किया कि हाँ वो पहले रशिया को सपोर्ट करेंगे, फिर क्या होता है आगे डिसाइड होगा। रशिया में अभी भी बहुत मतलब संदेह की स्थिति रहती है कि यूएस को किस तरह से नज़रिए से देखा जाए, फ्रेंड के तौर पे या फिर कैसे कॉम्पिटिटर के तौर पे। तो फिलहाल के लिए ये डील इन लोगों ने फाइनलाइज कर ली है। फिर अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक पावर शिप इन्होंने कहा है कि हमने डेवलप किया है, और इसका नाम इन्होंने दिया है हल 096, HULL096, वहाँ की कंपनी है, उसने ये शिप को तैयार किया गया है। फिर हम बात करेंगे बागराम एयर बेस की, तो ये क्या है इसका जरा जान लेते हैं। ये जो बागराम एयर बेस है ये अफगानिस्तान में इसका लोकेशन है। तो यूएस ने अभी कहा है कि जो चाइना है वो चाइना ने अभी इसको ऑक्यूपाई कर लिया है। 2021 में यूएस यहाँ से चला गया था। एक्चुअली ये जो पूरा एयरबेस है ये स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इसका जो डेवलपमेंट है, इसको जो बनाने का काम किया था इसको सोवियत यूनियन ने बनाया था। 1950s में ये बना था, और उसके बाद से फिर कई सारे युद्ध हुए, तो ये अपना एयरबेस इम्पॉर्टेंट है अफगानिस्तान के लोकेशन को लेके। और तो वहाँ पे बात यूएस कह रहा है कि जो चाइना है वहाँ पे उसने अपने न्यूक्लियर प्लांट वगैरह डेवलप कर रहा है, तो अब यूएस भी वापस से जो है वो इस बेस पे अपना आसपास के एरिया के काम करना चाहेगा, क्योंकि इसकी जो लोकेशन है वो वहाँ का एक प्रोविंस है, पारवान प्रोविंस, वहाँ पे ये है और इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये भी एक तरह से यूएस चाइना रिलेशनशिप में आएगा। तो ये पूछा जा सकता है कि बागराम एयरबेस कहाँ पे है। अफगानिस्तान में है ये। काबुल से जो है वो 60 किलोमीटर नॉर्थ पे है, और
ये यहाँ पे एक टनल है जिसका नाम है सालांग टनल। तो ये सालांग टनल भी इम्पोर्टेंट है। कभी कभी टनल या बेस ये सब मैच में क्वेश्चंस में आ जाते हैं, यूपीएससी में कम आते हैं, यूपीपीसीएस में आ जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस।